गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को कहा था, करके आए हैं? खोलना जरा कॉपियां सब। पूरे हो गए? दो क्वेश्चन डाउट के, बाकी सब हो गए सबके? खुल गई सबकी कॉपियां जिस पे पेपर सॉल्व है? कॉपियां खुली रखे हैं? हाँ, क्यों? क्यों, कल कहीं गए थे फिर? कोई नहीं। क्यों वकील साहब, कॉपी क्या है तुम्हारी? क्या करने आए क्लास में? ये जी, कल पेपर सॉल्व करना था, हो गया? खोलिए कॉपी, खोलिए बस। अच्छा, आगे हैं, ठीक है। चचा कहाँ है? पूरा है? पूरा है इतना ही? हुआ पूरा? उन्नीस नहीं हुआ? क्यों है? नहीं नहीं, तो बाकी तो हो जाते हैं। कहाँ है? अरे तो कुछ तो लिखा होगा कहीं। विवेकानंद तो हो नहीं कि देख के सीधे सब पता चल गया हो। तुम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जाओ जाओ, कभी यहीं कुछ हो गया। हाँ हाँ। कल आए नहीं थे? क्यों, कहाँ गए थे कल? हाँ, किसकी इमरजेंसी थी? तुम्हारी थी, गर्लफ्रेंड की थी, किसकी थी? बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर तो आगे कुछ बोलने क्यों है? अच्छा, आपके तो हुए नहीं? हो गए पूरे? इधर अगर सेटिंग हो गई हो, पेपर हुआ है? कितने? बाकी मतलब 17 तक पहुंचे थे या बाकी आए नहीं? पहुंचे तुम 17 तक मतलब? और आपके नोट्स धीरे धीरे बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। एक और था कोई, 3 लोग थे ना, एक लड़का इधर और बैठ रहा था, वो कहाँ है? परमानेंट? हाँ, वो सही गया। ये रामीश बेचारे को कितना दुख हो रहा है। वे लड़का था, वो लड़की नहीं थी। तो वही तो कह रहा हूँ, कौन सी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी कि बता के जाएगी बिल्कुल कि मैं जा रही अब? हैं? अच्छा, तुमने बुलाया था उसे? कैसा आदमी को बुलाया? वो भाग गया पहले ही? है? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। आप लोगों ने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? मंडे तक क्वेश्चन भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कुछ दिन में तो पीडीएफ वैसे भी खो जाएगा, ठीक है? तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखना, चाहे तो ऑप्शन मत लिखना, क्वेश्चन और उसके नीचे प्रॉपर आंसर, जैसे आपने नंबर डाल के सीधे लिखा हुआ है तो पूरा करके आना। पहला क्वेश्चन था, ध्यान से देखते रहें और आंसर बोलते रहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात थी जर्मेनियम की। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब आप लोगों का, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये मुझे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। यही था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे।
मुझे पता है कि जर्मेनियम, अगर मुझे नहीं भी इसका एटॉमिक नंबर याद आ रहा है तो मुझे एक बात पता है कि जर्मेनियम किस ग्रुप का एलिमेंट था, ग्रुप 4th A का एलिमेंट था। और मैंने आपको समझाया भी था कि पीरियोडिक टेबल जो बनी है, जिस ग्रुप में रखा गया इसका मतलब उतने ही वहाँ पर क्या आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जर्मेनियम में, 4 होते हैं। अगर मैं प्रॉपर चेक भी करता हूँ तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। 32 को ब्रेक करूँ तो 2, 8, 18 और 4, भाई 18 और 10 28 और 4 32। तो अब अगर मैं यहाँ से देखता भी हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन बी आना था। सही है। हाँ, ये पीवाईक्यू का पीडीएफ आपका अपलोड हो गया सुबह। ठीक है, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना, कल की क्लास का जो पीडीएफ है उसी में है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात की थी एफ ई की। क्या रिप्रेजेंट करता था ये, किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल ई पर होने की प्रोबेबिलिटी। यही था कि इस एनर्जी लेवल पर होने की प्रोबेबिलिटी को ही हमने क्या कहा था, एफ ऑफ ई कहा था। इसी तरह से मैंने 1 माइनस एफ ई कहा था। तो ये किसकी थी आपकी, होल्स की प्रोबेबिलिटी थी या इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, होल्स की प्रोबेबिलिटी। कौन सा आंसर मार्क किया है, हमें पूछ रहा था कि ये लिख कर दिया था देन 1 माइनस एफ ई इज द प्रोबेबिलिटी, कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा। तो मुझे पता है कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा, आपका होल्स की प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है दैट अ स्टेट इज एम्प्टी बिलो द ईएफ। हमें पता है कि होल्स की प्रोबेबिलिटी को अगर ये दिखाता है तो हम जानते हैं कि होल्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। तो वही बात इसके लिए लिखी भी थी कि एफ ई कहूँगा तो इससे ऊपर भरी हुई स्टेट है, और 1 माइनस एफ ई कह रहा हूँ तो इससे नीचे क्या आपकी खाली स्टेट है। तो अपना जो आंसर आना था वो कौन सा था, ऑप्शन ए था। जहाँ पर नहीं समझ आए तुरंत खुद ही बोलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इन केस ऑफ कॉपर एटम एटॉमिक वेट मुझे दिया हुआ था। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक अच्छी बात ये थी कि कॉपर का मुझे यहाँ पर ये तो वेट था और यही मेरा एटॉमिक नंबर था, और आगे शायद इसी टेस्ट में क्वेश्चन था कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो वो आंसर यही दिया हुआ था, कितना था आपका 24 था, वो 29 था। वेट अगर मैं देखता हूँ तो मैंने क्या कहा कि एटॉमिक वेट जो मुझे दिया हुआ है वो कितना आपका 64 है। वहीं मुझे क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना दिया हुआ आपका 29 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ कॉपर एटम, किया है, कैसे किया। हम एक बात को जानते हैं कि एटॉमिक वेट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला आ गया। फिर दूसरी बात मैंने यहाँ से कही कि किसी भी एटम की अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। सही है, तो उस हिसाब से अब अगर मैं यहाँ देखूंगा कि ये हमारा एटॉमिक वेट था, ठीक, तो अब यहाँ पर देखता हूँ तो इसका मतलब प्रोटॉन मुझे पता है, वेट मुझे पता है, तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकाल सकता हूँ। यही तो था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू वेट कितना था आपका 64 माइनस प्रोटॉन कितने हैं 29, तो आंसर कितना आ रहा है 35। आपका सिंपल सा आंसर आ जाना था। तो ऑप्शन कौन सा था आपका, ए था। ठीक है, नीचे एग्जाम का नाम और ईयर लिखा हुआ है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ, वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो कुछ दिक्कत था उसमें चल रहा है, वो प्रोसेसिंग में है वीडियो, वो दिखने लगेगा शाम तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, कौन सा आंसर है। आयनाइजेशन की जब मैंने बात की थी तो हमने कहा भी था, ठीक है, कि कितने टाइप का आयनाइजेशन हमने पढ़ा था, 2 टाइप का। कौन कौन सा, डोनर आयनाइजेशन और दूसरा एक्सेप्टर आयनाइजेशन, यही तो था। ठीक है, डोनर आयनाइजेशन कब होता था, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता था किसी को। एक्सेप्टर आयनाइजेशन कब होता था, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता था किसी से। यही 2 कंडीशन थी।
ठीक है। इस केस में आयन आता था डोनर आयन, जिसको हमने ND से दिखाया था, और इस पर चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव। और हम केमिस्ट्री से जानते भी हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऐसे हमने कहा कि यहाँ एक्सेप्टर आयन आता था और इस पर चार्ज कैसा आता था, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। इतना ठीक है। अब आता हूं क्वेश्चन पर कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है मुझे। हाँ, प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव फ्रॉम द एटम, प्रोटॉन इज एडेड। प्रोटॉन की कोई बात ही नहीं हुई थी कहीं भी, न्यूट्रॉन की भी बात नहीं हुई थी, प्रोटॉन की भी बात नहीं हुई थी। मुझे नहीं भी आंसर पता होता तो ऐसे भी दिमाग लगाता कि ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा। तो आंसर हमारा क्या जाना था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होना था। यहीं से एक क्वेश्चन और हमें पूछता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, कितना वैल्यू होता है इसका सिलिकॉन के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं जर्मेनियम के लिए कितना होता है, दरवाजा बंद है ये पूरा, देखना यार एक बार, बंद नहीं है ये। जर्मेनियम के लिए कितना आता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ध्यान से पढ़ना है सबसे पहली बार, और एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलना। मैंने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन बेस है, CB है, ठीक है। अब मुझे आगे लिख रहा है कि कलेक्टर करंट का वैल्यू, तो मैंने प्रॉपर लिखा कि IC का वैल्यू कितना है, 0.95 मिली एम्पियर है। पहले उन पैरामीटर्स को लिख लेता हूं जो क्वेश्चन ने दिए हैं। आगे मुझे कह रहा है बेस करंट IB कितना दे रहा है, 0.05 मिली एम्पियर है, यही है। एंड और इसी के बाद क्या लिख रहा है, ये तो हो गया बेस करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो मैंने कहा भी था आपसे कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट गेन भी कहते हैं। अरे नहीं कहा था, ठीक। कॉमन बेस की बात चल रही है, कॉमन बेस में करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कौन होता है, अल्फा होता है। इसी के लिए क्वेश्चन अगर पूछूं कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, 0.95 से लेकर कितना था, 0.99 तक था। और अगर मुझे क्वेश्चन पूछता है, UKPSC JEE का क्वेश्चन भी रहा था लास्ट टाइम, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर लिखनी है तो ये आ जाता है 0.98। सही है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के आए हुए। अब हमने कहा कि ये करंट गेन होता है, तो भाई मुझे गेन सुनकर एक बात याद आती है कि अगर नई फॉर्मूला याद आ रहा है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है उस स्थिति में, अब मैंने दिमाग लगाया कि कॉमन बेस है, मतलब बेस तो गया, कलेक्टर और एमीटर बचा, तो आउटपुट कहाँ से ले सकता हूँ अब, कलेक्टर से, और इनपुट फिर क्या हो जाएगा, एमीटर। तो निकल गया फॉर्मूला कि अल्फा बराबर क्या होता है आपका, IC अपॉन IE होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं था, और अगर याद है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब मुद्दे की बात आती है कि मुझे अल्फा निकालना है, IC तो अपने पास है पर IE नहीं है। सही है, हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, IE बराबर IC प्लस IB, यही था। IB और IC ऊपर दिए हुए हैं, दोनों को फटाफट से लिखो। 0.95 दोनों मिली में है, प्लस 0.05, तो भाई कितना बन रहा है ये, 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, यही आएगा। ये 1 मिली एम्पियर आगे उठा के यहाँ रख दो, तो उस हिसाब से अल्फा कितना आ जाएगा, जितना IC का वैल्यू है सीधे 0.95, क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आना था 0.95, मतलब आपका ऑप्शन C आना था। जिसको नहीं समझ आ रहा हो खुद ही बोलते रहना, सही है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI डिराइव्ड यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस था, कंडक्टिविटी नहीं था, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी शायद पढ़ा है, ठीक है, कि कंडक्टेंस को प्रदर्शित करते हैं G से। रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो उस हिसाब से कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, या फिर ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहीं से क्या कहा हमने कि या तो ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स आ जाएगा। ओम इनवर्स या मोह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से यूनिट आ जाएगी आपकी या तो मोह
ये लिखा होगा ऑप्शन में, या ओम इनवर्स और या फिर आपका सीमेंस। तो यहाँ अपने पास आंसर था सीमेंस, तो ऑप्शन ए हमारा क्या जाना है, आंसर हो जाए। ठीक है, इतना। अगला किया है किसी ने, ये हो गया था, कितना आ रहा है 3.33 या 8 किलो ओम। देखें, इफ द कलेक्टर करंट चेंजेस फ्रॉम, मुझे कलेक्टर करंट में चेंज बताया जा रहा है तो मैंने डेल आई से लिख दिया, सही है। कितना आपका 2 से कितना हो रहा है, 3 मिली एम्पियर हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि ट्रांजिस्टर व्हेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, मतलब VCE, यही तो होगा, कलेक्टर से एमीटर का वोल्टेज कहा है। और इसमें भी लिख रहा है कि इंक्रीज फ्रॉम, मतलब ये भी चेंज ही हो रहा है, कितने से कितना चेंज हो रहा है, 2 से 10 वोल्ट में चेंज हो रहा है। अब मुझे बताना था कि व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक वोल्टेज और या एक करंट और दिया होता तो शायद मैं दिमाग लगाता कि कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट है। यहाँ उसने सिंगल क्वांटिटी दी हुई है, मतलब सीधे R बराबर V/I होना है, सही है। अब इस V/I के लिए एक बात याद रखें, और बाकी अगर इसको कॉन्सेप्चुअली भी आप समझते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो चल रही है वो है आप लोगों की बाय डिफॉल्ट, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर के केस में जो आउटपुट लिया जाता है वो कहाँ से आता है, कलेक्टर से आता है। करंट देखी थी तो कौन सी थी, IC। वोल्टेज देखा था तो कौन सा था, VC। तो यही तो चल रहा है, ये आउटपुट था, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस लिखूंगा तो V/I होता है, तो आउटपुट का वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट का करंट। यहाँ चेंज की टर्म्स में है तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट करंट। वोल्टेज में चेंज कितना आ रहा है, 10 हुआ है, कहाँ से, 2 से। करंट में चेंज कितना है, 3 हुई है, कहाँ से, 2 से। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, मिली में था तो रेजिस्टेंस किलो में चले जाएगा, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8/8, तो सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 8 किलो ओम। तो 8 किलो ओम आएगा भाई, 3.3 नहीं आएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर आपका, सही है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट करंट। बढ़ू, अबे V/I तो करना है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल डायोड। डायोड को बनाने का मेन एप्लीकेशन क्या था, रेक्टिफिकेशन था। पहले ही चैप्टर में ये बात चिल्ला चिल्ला के लिखाई थी। ठीक है, अगर बात करता हूँ एम्पलीफायर, तो ये किसका एप्लीकेशन था, ट्रांजिस्टर का था या BJT का था। ठीक है, ये था ट्रांजिस्टर का, ये है आपका डायोड का। ठीक है, बाकी इनकी बात आगे। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेटर किसका था, जीनर डायोड का था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था आपका जीनर डायोड का। ऑसिलेटर की बात करता हूं तो ये किसका था, फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने के लिए ऑसिलेटर का यूज हुआ था। ठीक है, ये सर्किट जो बनता है ये बनता आपका ट्रांजिस्टर के साथ पॉजिटिव फीडबैक लगाने पर, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो बात आगे आ जाएगी कि कैसे होता है। तो ये इतना। नेक्स्ट, बोलते रहे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मुझे साफ साफ कहा है कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में मैं जानता हूं जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो उस हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आंसर आना था। अगला, इस टाइप के क्वेश्चन तक एग्जाम में आए हुए हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस PN जंक्शन। अगर डायोड आपका रिवर्स बायस में है तो मुझे पता है रिवर्स बायस डायोड कब होता था, मैंने कहा ऐसे डायोड दिखता है, ऐसे होता था। ठीक, ये कौन सा टर्मिनल है, N, ये कौन सा है। अब मुझे फिर से बात याद रखनी है कि रिवर्स का मतलब मैंने साफ कहा था कि अपोजिट पोलैरिटी के कनेक्शन लेने थे, यही था। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो इसीलिए ये भी शायद क्वेश्चन था इसी पेपर में कि पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, अपोजिट जोड़ना है तो बैटरी का कैसा लगाऊंगा, नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी साइड से बैटरी का कैसे लगा दूंगा, पॉजिटिव। ये हो गया हमारा कैसे, रिवर्स बायस वोल्टेज। रिवर्स बायस में साफ साफ कहा था कि जब डायोड के ऑपरेशन को हमने देखा था कि इस केस में डायोड कैसा होता है आपका, ओपन सर्किट होता है।
ओपन सर्किट में हम जानते हैं कि करंट कितनी होती है, 0 एम्पियर होती है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो करता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर था। कौन से क्वेश्चन नंबर पे हम अभी 11-12 पे ही हैं, अभी 12 हो गया, ये 11 है, नीचे 12 क्यों दिखा रहा है? कौन सा आ रहा है? हो गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, जो छोटे छोटे फॉर्मूले थे वही लगाने हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा, अगर इसने बीटा दे दिया है तो मुझे खुद समझ जाना है कि बीटा करंट गेन होता था और किस कॉन्फ़िगरेशन का होता था, कॉमन एमीटर का। बाकी उसने नीचे लिखा भी है क्वेश्चन में भी। तो बीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना है, 45 से 45 है। आगे में बढ़ा, मुझे कहा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर। अब अभी ये पता नहीं है कि कौन सा रेजिस्टर है, बस मुझे ये पता चल गया कि एक रेजिस्टर मेरे पास 1 किलो ओम का कोई है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कहा है। पर इसमें कहानी आगे ये लिख दी कि विच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर। ये कहाँ कनेक्ट है आपका, कलेक्टर पर। तो ये अगर कलेक्टर पर कनेक्ट है तो मतलब ये रेजिस्टेंस कौन सा था, कलेक्टर का रेजिस्टर था। यही तो है, ठीक। आगे मुझे कह रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। तो कलेक्टर के अक्रॉस रेजिस्टर था तो वोल्टेज भी किसके अक्रॉस का है, कलेक्टर के अक्रॉस होगा, 1 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द बेस करंट, मुझे निकालना क्या है, बेस करंट निकालना है, IB का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और लास्ट में उसने लिख दिया, वैसे मुझे बीटा से पता चल ही रहा था पर फिर भी उसने लिखा है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हो जाएगा कैसे? भाई हमें पता है कि मुझे निकालना क्या है, बेस करंट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि IC बराबर क्या होता आपका, बीटा इंटू IB, यही था। तो यहाँ से अगर मैं IB को देखता हूँ मुझे समझ आता है कि सिंपल कितना आ जाएगा, IC अपॉन बीटा। अब बीटा तो है पर IC नहीं है, सही है। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। अगर मैं कलेक्टर की करंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कलेक्टर का वोल्टेज डिवाइड बाय कलेक्टर का रेजिस्टेंस होगा। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, 1/1 है तो 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, आ जाएगा इतना। यहाँ अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर, अच्छा मिली में दे रहा है, छोड़ो फिर, ठीक है। तो ये मैंने सीधे कहा कि 1 मिली एम्पियर और डिवाइड बाई बीटा कितना है, 45, 45, 50.2, यही आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा होगा ना। तो यहाँ से हमारा जो बेस करंट आ रही है वो आ जाएगी आपकी 0.022 मिली एम्पियर। तो ये अपना आंसर होना था, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आ गया। हो जाएगा, अरे सही है। अगला, इसमें कुछ नहीं था, ये एक्चुअली ये पार्ट और ये पार्ट ये एक्स्ट्रा था, बाकी साफ हमें दिख रहा था। जंक्शन कैपेसिटेंस कहाँ आता था भाई, CJ लिखा हुआ था, अगर ध्यान से देखो ये होता है जंक्शन कैपेसिटेंस। RR का मतलब होता है आपका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ठीक है। कैपेसिटर किस केस में आता था, अगर मैं इतना भी सोचता कि सिर्फ किस डायोड के केस में आता था, वैरेक्टर डायोड के केस में, तो अपना आंसर जाना था, ये इक्विवेलेंट सर्किट था किसका, वैरेक्टर डायोड का। जीनर डायोड के अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलता हूं तो कुछ ऐसे आता है, यही आता है। दूसरा कौन सा डायोड है, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड के सिंबल को देखता हूं तो डायोड और ये कैपेसिटर वेरिएबल मैंने ये लगा दिया। तीसरा कौन सा है, पिन डायोड। पिन का सिंबल आपको शायद कल ही बनवाया था, या तो ऐसे देगा और या फिर इसको क्या करेगा, ऐसे देकर यहां से ये ऐसे बना देगा, सही है। चौथा कौन सा आपका, टनल डायोड। तो टनल का सिंबल कैसा था आपका, ये और ऐसे, हो जाएगा। तो आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी था। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें साफ दिख रहा है कि सिलिकॉन और बोरोन को अगर मैं जोड़ता हूं, बोरोन कौन सा होता आपका, ट्राईवैलेंट होता है। तो हमें पता है कि सिलिकॉन के साथ अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाता हूं, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाता हूं, तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता था, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता था। ओवरऑल जो बात थी, रहता तो सेमीकंडक्टर ही है, अरे नहीं था। तो हमारा जो आंसर आना था वो सिंपल क्या था, सेमीकंडक्टर था। तो ऑप्शन सी अपना आंसर था।
तो ये आपका पहले ही क्वेश्चन आ चुका था है, ये कहाँ से पहुंचा है? अरे ये फंस गया शायद फिर। अरे चावल है वहां पे, वो डर भी रहा है। हाँ उसने भी सोचा वकील साहब तो पढ़ ना रहे। फिर निकल रही, यहाँ मशीन ना चल रही होती तो एक बात भी थी। कॉपर का परमाणु क्रमांक मुझे बताना है, एटॉमिक नंबर मुझे बताना है, तो कितना होता आपका? 29 था, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये होता हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। डायोड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्रायोड का मतलब होता है आपका जिसमें क्या होते हैं आपके? 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कोई नाम बता सकते हैं इन तीनों का? एनोड, कैथोड और गेट। हाँ कहाँ थे हम? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस ट्रांजिस्टर इज इनकरेक्ट? मॉस ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है मुझे, गलत वाला बताना है। कौन सा है? क्यों? हम लोग जो यहाँ पर यूज करते हैं वो हाईली डोप्ड Si3N4 नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को यूज करते हैं। अगर याद हो, लिखवाया था ये बात प्रॉपर, ठीक है, कि हम किसको यूज करते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो आंसर कौन सा आना था? ऑप्शन सी। ये इनकरेक्ट मुझे बताना था, गलत वाला सेंटेंस मुझे बताना था, गलत वाली बात बतानी थी। सही है इतना? अरे ठीक है। हाँ, ये किसका फेवरेट था? हाँ, आंसर सही किया था इसका। क्यों? कौन सा आंसर है? तुमने कौन सा लगाया? वाह बेटा, मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी डिप्लीशन विड्थ को पहचानने को देगा तो मुझे क्या देखना है? नॉर्मल ऑपरेशन देखना है। ये पहला टर्मिनल एमीटर, फिर बेस और ये फिर कलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन पर क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन पर क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। तो ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स आ गया। अब हमने साफ साफ कहा था कि डिप्लीशन विड्थ पर जो इफेक्ट आता है, ठीक है, हमने 2 केस देखे थे कि सबसे पहले अगर मैं बायस की बात करता हूं तो फॉरवर्ड बायस लगाने पर डिप्लीशन विड्थ घटता है, रिवर्स बायस लगाने पर डिप्लीशन विड्थ बढ़ता है। यही था। तो एक पैरामीटर तो ये आ गया कि यहां से रिवर्स का इफेक्ट आता है। दूसरी बात हमने डोपिंग की टर्म्स में देखी थी कि डोपिंग की अगर बात करता हूं तो जितनी डोपिंग बढ़ाऊंगा डिप्लीशन विड्थ उतनी कम होगी। सही है? अब देखें, पहली बात जो हमने लेकर चलनी है वो कौन सी है आपकी? बायस की है। तो मैंने कहा रिवर्स यहाँ है, इसका मतलब y और z ज़्यादा आने हैं। तो पहले मुझे ये पता है कि y और z ज़्यादा आएंगे किसके अपेक्षा? w और x के। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा और इन दोनों में कौन ज़्यादा है, बस ये डिसाइड हो चुका है कि ये दोनों ज़्यादा होंगे इन दोनों से। सही है। दूसरा पैरामीटर कौन था डिसाइड करने का? डोपिंग था। तो अब डोपिंग को अगर देखता हूं तो मैंने क्या कहा कि डोपिंग को अगर मैं लेकर चलूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एमीटर पे। कलेक्टर पर कैसी होती है? मॉडरेट। और बेस पर कैसी होती है आपकी? लोएस्ट या सबसे कम होती है। यही था, ठीक। तो डोपिंग जहां कम है डिप्लीशन विड्थ वहां सबसे ज्यादा होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन आ रहा है आपका? वाई आ रहा है। तो वाई ज्यादा आ गया किससे? जेड से। बाकी ये ग्रेटर देन चल रहा है, अब डब्ल्यू और एक्स में आते हैं।
तो भाई यहाँ ज़्यादा, यहाँ डोपिंग कम है, इसका मतलब एक्स क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो एक्स ज़्यादा किससे, डब्ल्यू से। चारों ऑप्शन देखो, चारों में ये कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ इसको देखते तो ये थोड़ा सा उल्टा है बस, ठीक है। तो आंसर जो आना था वो कौन सा था, ऑप्शन डी था। बाकी ये पूरा डिटेल में आपके नोट्स में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, बस वहाँ D1 D2 लिखे थे। बताओ बताओ, फिर से हमें इनकरेक्ट बताना है, हाँ ये ध्यान रखना, करेक्ट नहीं बताना है, हमें गलत वाला बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट पे कि मुझे करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। कौन सा है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस के लिए गलत कौन सा है, द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल एस्टेब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट्स अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर। बिल्कुल सही बात है, बैरियर का अपोज करता है, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई रेजिस्टिव पाथ। हेलो, सारे कंपनी वाले हमें फ़ोन करते रहते हैं। कहाँ पे थे हम, हाँ करंट फ्लो करता आप लोगों का, और यहाँ इसने एक बात लिख दी, हाई रेजिस्टेंस पाथ। जबकि मुझे पता है कि अगर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस को ही अगर लिखता हूँ, तो फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 से 100 ओम के लगभग होता है, जबकि रिवर्स में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 मेगा ओम। तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो, ये रेजिस्टेंस कैसा होता है आपका, हाई होता है। तो यहाँ जिस बात को लिख रहा है कि ये हाई रेजिस्टेंस नहीं बल्कि कैसा लो रेजिस्टेंस देता है, लो रेजिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट मेरा कैसे है, गलत है। ऑप्शन थर्ड पर आता हूँ कि जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि अपोज कर रहा होता है तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमें गलत वाला स्टेटमेंट बताना था, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसको डाउट लगे तुरंत खुद से बोलते रहे। कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, 1/ρ होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। हमें वहीं ये भी पता है कि R बराबर रो इंटू L/A होता है। तो भाई यहाँ से अगर रो को देखूंगा तो क्या आ जाएगा, R इंटू A/L। तो ये यहाँ से यूनिट को देखूंगा तो ओम मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट देखूंगा तो मीटर। डिवाइड करूंगा, मीटर से मीटर गया, तो रेजिस्टिविटी के लिए जो यूनिट आता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। इतना ठीक है। इसी बात को अगर और आगे लेकर चलता हूं, तो फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ देखूंगा तो 1/ओम मीटर यही आएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मैं कह सकता हूं कि मोहों पर मीटर, और मोहों को ये क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, तो सीमेंस पर मीटर। तो हमारा जो आंसर आना था दैट इज ऑप्शन सी आना था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हुआ गूगल से देख के हुआ या खुद से हुआ, कितना आ रहा है, 850 आ रहा है। हाँ 850 को ही 850 कहते हैं, तो ज्ञानी एक से एक है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू लिमिट द करंट थ्रू एलईडी। ठीक है, ध्यान से सुनना कि एलईडी के साथ, अब मैंने एलईडी बनाया कि एलईडी कैसा होता था, तो ऐसे तो दिखता था एलईडी कुछ, अरे होता था। इसमें करंट को लिमिट करने के लिए, मतलब इससे पहले एक रेजिस्टर लगाया है, और वो कैसा लगा है, सीरीज में लगा है। ठीक है, कनेक्टेड रेजिस्टेंस, ये मैंने कहा कि सीरीज रेजिस्टेंस RS मैंने कह दिया। करंट थ्रू दी एलईडी, यहां से जो करंट पास हो रहा है वो कितना आपका 10 मिली एम्पियर का है। ठीक है, एज्यूमिंग अ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट, यही है। ठीक, कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 10 वोल्ट। तो यहां से आपका कुछ इस तरह से ये सप्लाई कनेक्टेड है 10 वोल्ट, सही है। यहाँ ये जो 1.5 वोल्ट था, जो हम लोग नॉर्मल डायोड को जब रिप्लेस करते थे तो 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाते थे। ठीक, वही 0.7 की तो नॉर्मल डायोड के केस में होती थी। एलईडी के केस में आपको इसने खुद दिया है कि आपको कितने वोल्ट की लगानी है,
1.5 वोल्ट की, मतलब जब बैटरी लगेगी यहाँ पर तो ये इस डायरेक्शन में लगनी है, ऐसे लगेगी। बस केबल लगा दो, हमें आर एस निकालना है इसमें, ओम द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, हाँ यही निकालना है। यहाँ से करंट का ये पाथ है, सीरीज रेजिस्टेंस आर एस की अगर बात करता हूँ, ठीक है, करंट निकल रही है 10 से, आगे कौन कौन आ रहा है, सिंगल वोल्टेज सोर्स से अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी 1.5। ऐसे नहीं समझ आता हो आप नॉर्मल केबीएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, और डिवाइड बाई जितने पाथ में रेजिस्टेंस वो करंट लगा रहे हैं तो करंट आ जाएगी 10 मिली एम्पियर। 10 में से 8.5 आ रहा है, तो 8.5 डिवाइड बाई 10 की पावर -2 कर देता हूँ, ये -3 होगा, एक जीरो से कट के -2 हो जाएगा, ऊपर भेजूंगा तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस कितना, 850 ओम आएगा, किलो ओम नहीं आएगा, हाँ। तो ये आ गया आपका 850 ओम, ऑप्शन सी। ध्यान से देख लें, जिसको नहीं पता चल रहा हो पूछ ले। हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैंड गैप। हाँ, कौन सा है? अच्छा, और सिलिकॉन की अगर बात करता हूँ, एनर्जी गैप कितना होता है आपका, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड का कितना होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब कौन बच रहा है, डायमंड का कितना होता है, तो तुम आंसर तो दे रहे हो, हवा में दे रहे हो, कितना होता है, मोर देन 5। और ग्रेफाइट का, अबे ग्रेफाइट का कितना होता है, हाँ 0.4। और इसका डायमंड का, बस दांत दिखाने सिखाए इनको लोगों ने। ये सही कह रहा हो, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और ये लगभग कितना आता है आपका 40 मिली या 40 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट लगा के लिख रहा हूँ। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें किस किस मटेरियल के लिए लेके चलना था, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड, चारों ऑप्शन में यही है ना। तो सिलिकॉन, डायमंड और ग्रेफाइट। तो सबसे कम जो है वो किसका है, जी 10 की पावर -3 है, ग्रेफाइट का है सबसे कम। सबसे कम जो होगा वो ग्रेफाइट का, इससे ज़्यादा किसका है, सिलिकॉन का, और सबसे ज़्यादा किसका है, डायमंड का। तो ये सीक्वेंस आना है, हमें लिखना किस में, असेंडिंग है डिसेंडिंग, असेंडिंग ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला ग्रेफाइट, फिर सिलिकॉन और फिर डायमंड, ये है आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी मटेरियल आपको पता है, डायमंड और ग्रेफाइट को बस लिख लें, बाकी चार्ट बनाया हुआ है। बढ़ूं, टाइम कितना हुआ है, 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, धीरे चल रहे हैं हम अभी। द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड विदाउट डैमेज। मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो होता है जिसके बाद डैमेज होता है, कहने का मतलब आपका वो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जिसके बाद डिवाइस क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। इस वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। जब आपको रेक्टिफायर पढ़ाए जाएंगे उस टाइम पर ये बात बताई भी जाएगी, ठीक है, कि ये कौन सा वोल्टेज होता है आपका, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। इससे ज़्यादा अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज इससे ज़्यादा बढ़ाते जाता हूँ, तो इसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, सही है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस आने वाला मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो कहाँ गया ये पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको शॉर्ट में हम पीआई भी लिखते हैं, ऑप्शन ए आना था। अगला,
तो ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। हम लोग अगर किस किस की बात करें, स्लोप ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट, यहाँ V होता है, यहाँ क्या होता है, I होता है, इसके रिस्पेक्टिवली कौन चल रहा होता है आपका, रेजिस्टेंस आता है। अरे ओम्स लॉ होता है I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, V अपॉन R आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। हो गया। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर मुझे ये पूछता भी तो रूम टेम्परेचर पे पूछा, अगर मुझे ये कहता कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, तो तब आंसर क्या आता मेरा, इंसुलेटर आंसर आ जाता, जो ऑप्शन ए है। इंसुलेशन जो उसने लिखा है कि ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन इस पर नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। कितना वैल्यू होता था इसका, 300 केल्विन होता था, डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता था। मैंने कहा भी था कि इस समय पर सेमीकंडक्टर अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी को शो करता है, यही था। बात चल रही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक ऐसा सेमीकंडक्टर, एक स्पेसिफिक गुण इसका होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये भी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अब मुझे कहा कि इस टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में हैज द बिलो कैपेबिलिटीज, मुझे कैपेबिलिटी बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सा सही है। इंसुलेशन नहीं होता है, जीरो करंट भी नहीं होती है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जाते ही, अगर आपको याद हो, बॉन्ड टूट चुके होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका होता है। ठीक, हाई करंट कंडक्शन या लिटिल करंट कंडक्शन, एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर था, और मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ सेमीकंडक्टर का हूं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हूं, एक ही बात है। मैं अगर नॉर्मल सेमीकंडक्टर कह रहा हूं तो वो प्योर की ही बात कर रहा हूं, और उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखाया था कि लेस कंडक्शन या लेस करंट फ्लो होती है। हाई करंट जो होती है वो किस में होती है, आपकी कंडक्टर में होती है। कभी भी किसी भी सेमीकंडक्टर में हाई करंट होती नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आना था वो कौन सा आना है, डी आना है। ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ए और बी हो नहीं सकते थे, सी और डी में से सी आना है, क्योंकि लेस करंट या लिटिल करंट फ्लो करता है। हो जाएगा। भी मतलब बॉय, सबसे पहले बात तो आपकी कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। ठीक है, यहां आपका क्या कहा, हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड कौन होता था आपका, शॉर्टकी डायोड होता था। ठीक है, ये होता था आपका शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी आपकी, कि मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। ठीक है, मेटल किसका काम करता है, एनोड का, सेमीकंडक्टर कैथोड का। मेटल में कौन कौन यूज होता था, प्लेटिनम यूज होता था, क्रोमियम यूज होता था, और मॉलिब्डेनम यूज होता था। ठीक है, ऐसे ही सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो चार्ज कैरियर कितने होते थे, एक होता था। चार्ज कैरियर क्या होता था, सिंगल। कौन होता था, इलेक्ट्रॉन। और इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। और सिंगल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए इसको हॉट कैरियर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें कि इसके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं तो हमें बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो टर्न ऑन वोल्टेज कम होता है, आपको लिखाया भी था, लगभग कितना होता है, 0.15 वोल्ट से लेकर 0.45 वोल्ट तक। तो ये सही है। ठीक है, कि इतना वोल्टेज होता है। रिवर्स वोल्टेज रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए याद रखिएगा कि लो नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है आपकी, हाई रिवर्स बायस वोल्टेज रेटिंग होती है। बाकी इस वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, और जंक्शन कैपेसिटेंस भी इस केस में कैसा आता है आपका, कम आता है। तो यहां आपको नॉट वाला बताना था, गलत वाला बताना था, तो ऑप्शन कौन है आपका, बी है, कि ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब ये तो सिंपल है, ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका,
एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो पहले मेजॉरिटी लिखता हूँ तीनों के। हाँ, यहाँ कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ कौन आएगा? होल्स। और यहाँ कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। फिर माइनॉरिटी लिखते हैं, तो ये होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब देखो कौन सा पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बताना है। हाँ, इस बात पर ध्यान रखें कि नॉट माइनॉरिटी कैरियर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एट बेस रीजन। तो बेस में होता कौन है वैसे? अरे इलेक्ट्रॉन होता है माइनॉरिटी। मुझे बताना है कि नहीं होगा डोनर आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स या एक्सेप्टर आयन। ये दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये इमोबाइल आयंस होते हैं, तो ये तो काउंटिंग से बाहर रहते हैं। आंसर इन दोनों में से एक आना है। तो इसे अगर देखो ये होता है, मुझे बताना था कौन नहीं होता है, तो नहीं कौन होता है? होल्स नहीं होता है। बात समझ आई? क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगला, फर्मी लेवल इज नॉट। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इनकरेक्ट बताना है या नॉट बताना है, इसको ध्यान से देखना। मुझे कह रहा है कि किस प्रकार की इम्प्योरिटी को ऐड करूं एक प्योर सेमीकंडक्टर में ताकि मुझे क्या मिले? फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास नहीं मिले। अगर वो कंडक्शन के पास नहीं है, इसका मतलब वो किसके पास है? वैलेंस बैंड के पास है। मैं यहां लेकर चलता हूं, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, ये एनर्जी ई था। अपर एनर्जी लेवल कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल होता है। लोअर कौन सा होता है? वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल होता है। इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? वो एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से और आगे अगर मैं लेकर चलता हूं तो हमने कहा सबसे पहले अगर फर्मी एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है? सेंटर पर होता है। एन टाइप के लिए कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे होता है। पी टाइप के लिए कहाँ होता है आपका? वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है। तो पी मतलब पी टाइप, एन मतलब एन टाइप और आई मतलब इंट्रिंसिक। इतना सही है। अब देखो मुझे किस प्रकार की अशुद्धि को मिलाना होगा प्योर सेमीकंडक्टर में ताकि मेरा फर्मी एनर्जी लेवल किसके पास ना हो? कंडक्शन बैंड के पास ना हो। कंडक्शन बैंड के पास नहीं होने का मतलब है कि ये वैलेंस बैंड के पास में है। अरे हैं, और वैलेंस बैंड के पास में किस मटेरियल के लिए होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है। ठीक, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में शुद्ध अर्धचालक में किसको मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट अशुद्धि को त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं। अच्छा, ये लिखा है। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी देखूंगा तो कौन है आप लोगों का? ऑप्शन डी तो है। तो ये आंसर आना था ऑप्शन डी है। हाँ, तो दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे फिर? ट्राईवैलेंट को देंगे, क्योंकि गैलियम भी है वो किसका है? आपका ट्राईवैलेंट का ही। ठीक है, बढ़ू। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एंड बायलेटरल एलिमेंट के लिए ये फॉलो करता है। तो किसके लिए आ जाएगा आपका? मेटल कंडक्टर के लिए आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ, ये आप लोगों का मटेरियल साइंस जब चलेगा उसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा कि किससे बने हुए होते हैं आपके? पोर्सलिन से बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा। है, ये एग्जाम्पल है, बनने की बात कर रहा है, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऊपर मेड ऑफ लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल है सारे। क्या चीज? बनने को तो इनसे भी बनता है, रबड़ कौन सी नहीं है। विच टाइप ऑफ मटीरियल हैविंग गुड कंडक्टिविटी, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी इनमें किसकी होती है? कॉपर की होती है। आपके लिए एक होमवर्क है, चारों मटेरियल का जरा रेजिस्टिविटी लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कंडक्टिविटी का पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखना रेजिस्टिविटी है चारों का। ठीक है, अगर मुझे अच्छी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी कैसी होगी इसकी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी वो सबसे कम आएगी इसके लिए रेजिस्टिविटी का। हो जाएगा, बढ़ू।
डार्क करंट ही आपको परसों ही कहा था कि डार्क करंट जो होता है आप लोगों का, ये किस डायोड में पढ़ा था हमने? फोटो डायोड में पढ़ा था, अगर याद हो। अरे पढ़ा था। और फोटो डायोड में ये जो करंट फ्लो करता है वो कब करता है आपका? ऑफ स्टेट में फ्लो करता है। ठीक है, और ऑफ स्टेट में जो करंट फ्लो करता है उसको डार्क करंट कहिए, या फिर इसी को हमने क्या कहा था? लीकेज करंट भी कहा था, जिसकी वैल्यू हमने कहा भी था कि नैनो एम्पियर से किस कहाँ तक होती है? माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है। तो आपका जो आंसर आना था दैट इज माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन डी। सही है। नेक्स्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, किस किस के बीच होता है आपका? ऊपर होता आपका कंडक्शन बैंड, नीचे होता आपका वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के बीच के गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो यह आ जाएगा वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को। ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। सबसे कम किसके लिए होता है? वह मेटल के लिए होता है, 0 होता है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है? वेरी गुड, 0.79 होता है, 78 होता है। 0.78 होता है किस टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे। और अगर 300 पे देखूंगा तो 0.72 होता है। कौन सा आ रहा है? डी। ये सबका? क्यों विकास जी, क्यों? वैसे टाइम कम था, कहाँ जा रहे थे? फ्लाइट उड़ रही थी क्या? हैं? हाँ वही तो, टाइम का अभाव है इसके पास। क्या पार्टी के प्रचार में लगे हो क्या आजकल? सिलिकॉन डायोड हैज अ चेंज इन वोल्टेज ड्रॉप। डायोड किससे बना हुआ है? पहले सिलिकॉन से। वोल्टेज में चेंज कितना दिया हुआ है? 1.2 वोल्ट का चेंज दिया हुआ है प्रॉपर। हाँ, चेंज इन करंट का है तो मैंने डेल्टा आई कहा। ये कितना दिया हुआ है? 100 मिली एम्पियर है। इतना ठीक है। आगे कह रहा आपका इट हैज रिवर्स करंट ऑफ, कि मुझे रिवर्स करंट दी हुई है कितने? 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि रिवर्स वोल्टेज है कितना? 10 वोल्ट का। मुझे निकालना है स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये निकालना है। देखें, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब जो फिक्स रेजिस्टेंस होगा। और फिक्स रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है? डीसी रेजिस्टेंस होता है। जब हमारा वोल्टेज भी डीसी और करंट भी कैसे होगा? डीसी होगा। इन दोनों के केस में देखो, ये चेंज हो रहा था, ये चेंज हो रहा था, तो मतलब फिक्स नहीं था। ठीक, इन दोनों को देखो तो करंट भी फिक्स है और वोल्टेज भी कैसा है आपका? फिक्स है। इसका मतलब जब मैं स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 10/1 माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है, ऊपर जाकर +6 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 मेगा ओम। मेगा कहते हैं इसको। हाँ, ठीक है। स्मॉल m लिखा है तो मिली होता है, कैपिटल M लिखा हुआ है तो आपका मेगा होता है। 1 मिनट।
डायनेमिक निकालना है तो कौन सा रेशियो लोगे? चेंज वाला लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डायनेमिक की। अगर मैं बात करता हूँ तो डायनेमिक का मतलब होता है आपका परिवर्तित होने वाला। डायनेमिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? एसी रेजिस्टेंस भी कहते थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का आर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। कितना है? 1.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 की पावर -3। कितना बन रहा है? 10 की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाके 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12 ओम। तो ये 10 मेगा ओम और 12 ओम। ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात की तो किस बायस में होता आपका? जंक्शन कैपेसिटेंस को जब हमने देखा था तो कैपेसिटेंस हमने साफ कहे थे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता आपका फॉरवर्ड और दूसरा होता आपका रिवर्स बायस कैपेसिटेंस। फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस को ये और क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, या फिर इसी को क्या कहते हैं? स्टोरेज चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स को डिप्लीशन कैपेसिटेंस, या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, या फिर स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो सी डी इज इक्वल टू क्या था आपका? हाँ, टॉप ऑन डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है डेल वी डी। तो यहां से सिंपल क्या आता है आपका? टॉ इंटू आई डी अपॉन ईटा इंटू वी टी। यहाँ हमने साफ कहा था डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डब्लू। डब्लू क्या थी? डिप्लीशन वेट थे। फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस जो होता है आप लोगों का, वो किस रेंज में होता है आपका? लगभग 100 पिको फैरड के होता है, ठीक है। जबकि रिवर्स की अगर बात करता हूं तो ये कितना था? 3 से लेकर 5 पिको फैरड तक होता है। मुझे पूछा था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किस में होता है? फॉरवर्ड में होता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? 100 पिको फैरड के लगभग होता है। तो आंसर जो आना था वो कौन सा आपका? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, फॉर एन चैनल एफ ई टी, कि एन चैनल है तो मैंने साफ कहा था कि एन फॉर नेगेटिव, तो इनपुट वोल्टेज भी कैसे होगा आपका? नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नीचे क्या लिखा है? एनहांसमेंट मोड लिखा है। हमने 2 चीजें पढ़ी थी, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा भी था कि अगर VGS मेरा लेस देन 0 वोल्ट मतलब नेगेटिव है, पहला केस। दूसरा केस था कि VGS मेरा ग्रेटर देन 0 वोल्ट, जिसको हमने क्या कहा था? पॉजिटिव वोल्टेज हम कहते हैं। तो इसको अगर मैं देखूं तो मैंने साफ कहा कि VGS अगर नेगेटिव है तो ये कौन सा मोड था आपका? डिप्लीशन मोड था, ठीक है। वहीं VGS अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सा मोड होता है आपका? एनहांसमेंट मोड होता है, सही है। तो आपका कंडक्टेंस ओनली फॉर्म, तो पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज, ऑप्शन ए था। हो गया? जोड़ घटाना आता है? हमारा नाम नीरज नहीं है, गौरव है। हाँ, तो ये कॉपी पकड़नी है कोई। अच्छा, तो आप कर लो। किसी के पास अपनी कॉपी आए तो वो बोलना। हाँ, 1 मिनट भाई, कोई आंसर मार्क मत करना। हाँ? कभी तुम्हारी प्यार मोहब्बत जाग जाए। चलो भाई, ऑनलाइन वालों की छुट्टी, सब्जेक्ट खत्म हो चुका आपका। रिवाइज करते रहें, कोई डाउट रहेगा तो कोई भी लाइव क्लास चलती रहेगी, उसमें पूछते रहना, ठीक है। 17 क्वेश्चन सही है। अच्छा, चलो फिर आज के लिए धन्यवाद।